हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल NSCC आरा में। आज हम इसके तहत देखने वाले हैं इतिहास। 10th क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में कौन कौन सी थ्योरी है, पहले थ्योरी समझेंगे, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो जो पहला हम लोग चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका आज हम लोग पूरा विश्लेषण देखने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए तो हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री का है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बता दें तो पहला शब्द है यूरोप और दूसरा शब्द है राष्ट्रवाद। तो सबका बारी बारी जानेंगे कि यूरोप क्या होता है और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ऐसे हम पहले बता दें कि इतिहास को या भारतीय इतिहास को बांटा कितना भाग में, 3 भाग में। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। आगे देख लेते हैं तो पहला नाम है यूरोप। पसंद जगह यूरोप क्या है, तो यूरोप आप लोग सब लोग पता होगा, यूरोप एक प्रकार क्या है तो महाद्वीप या महादेश है। यूरोप क्या है, महाद्वीप या महादेश। ठीक है, और देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे, या पहले ही देख लेते हैं कि दुनिया में कितने महाद्वीप या महादेश हैं। तो आपको बता दें कि दुनिया में 7 यानी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें से एक यूरोप आता है। ठीक है, तो और बात करें तो विश्व में 7 महादेश या महाद्वीप होते हैं। वैसे भारत किस महाद्वीप में है, तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। भारत कहाँ है, एशिया महादेश में। आगे देखते हैं पहला कौन है, एशिया। दूसरा कौन है, अफ्रीका। तीसरा यूरोप। चौथा उत्तरी अमेरिका। पांचवा कौन है, दक्षिण अमेरिका। यहाँ क्या लिखा गया है, दक्षिण अमेरिका। यहाँ हो जाएगा छठा कौन जाएगा, अंटार्कटिका। और 7वां ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं या महादेश हैं। ठीक है, अब इन महाद्वीप या महादेशों का नीचे फिगर बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छे से आपको समझने में और आसानी मिलेगी चित्र देखेंगे तो। आइए देखते हैं कौन कौन महाद्वीप या महादेश हैं। वैसे पहला है एशिया। पहला कौन है, एशिया। यहाँ पर कौन हो जाएगा, एशिया। इसके बगल में कौन है, अफ्रीका। जस्ट अफ्रीका के ऊपर कौन है, तो हो जाएगा यूरोप। ठीक है, उसके बगल में आते हैं तो यह हो जाएगा उत्तर, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। हो जाएगा दक्षिण, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। इसके जब बगल में आएंगे इधर तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके जब सबसे नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमेशा बर्फ जमा रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये हो गया 7 महाद्वीप या 7 महादेश। ठीक है, लेकिन अब बात करें तो हम लोग चैप्टर नाम क्या चाहिए, यूरोप। तो इन 7 महाद्वीप या महादेशों में से हम लोग को एक महादेश, पहला किसके बारे में, यूरोप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो एशिया महादेश में रहते हैं। आइए देखते हैं, तो हम लोग ये जानेंगे कि यूरोप में इस चैप्टर संबंधित, यूरोप में राष्ट्रवाद संबंधित कौन कौन सा ऐसा देश है जिनका नाम बार बार आएगा। उन देशों को पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यूरोप के प्रमुख देश किससे, तो पाठ से संबंधित। पाठ में इंपॉर्टेंट जिन देशों का नाम आएगा उनका हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिस्ट बना दिए हैं। पहला कौन है, ऑस्ट्रिया। दूसरा कौन है, हंगरी। तीसरा कौन है, फ्रांस। चौथा रूस। पांचवा जर्मनी। छठा इटली। 7वां तुर्की। 8वां यूनान। और एक यहाँ पर है ब्रिटेन है, यहाँ पर ब्रिटेन। अब देखते हैं कि इन देशों की राजधानी कहाँ कहाँ है। राजधानी भी इस चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, तो सबको राजधानी याद होना चाहिए। पहला है ऑस्ट्रिया, इसका राजधानी क्या हो जाएगा, वियना। ठीक है, दूसरा है हंगरी, इसे क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट। तीसरा है फ्रांस, इसे क्या हो जाएगा, पेरिस। चौथा है रूस, इसे क्या हो जाएगा, मॉस्को। ठीक है, और अगला है जर्मनी, क्या हो जाएगा, बर्लिन। अगला इटली का रोम हो जाएगा। तुर्की का अंकारा हो जाएगा। यूनान का कमिंग। और एक यहाँ पर है ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, लंदन। तो इन्हीं मुख्य देशों के बारे में बार बार जिक्र इस चैप्टर में होगा। तो पाठ से संबंधित यही सब मुख्य देश हैं। वैसे यूरोप महादेश में बहुत सारे देश हैं, लेकिन इन देशों का नाम बार बार आएगा, इसलिए इन देशों को हम लिख दिए यहाँ पर। आगे देखते हैं,
इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला हम यूरोप समझ गए कि यूरोप एक प्रकार का महादेश या महाद्वीप है। दुनिया में 7 गो महादेश है, जिसमें से कौन है? एक यूरोप है। ठीक है, यूरोप के मुख्य मुख्य देश देख लिए। अब देखेंगे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय। चेतना का मतलब होता है भावना या सोच। भावना या सोच, इसका मतलब कैसी भावना? आप पूछेंगे कि कैसी भावना, तो वैसी भावना जो या चेतना जो एक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच अगर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगाव या एकीकरण को प्रस्तुत करे, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। अगर सीधे समझे तो राष्ट्रवाद, ध्यान दीजिएगा इधर, राष्ट्रवाद का मतलब होता है जिस दिन आप अपने बारे में सोचना कम कर देंगे और देश के बारे में सोचना ज़्यादा करेंगे, वही क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। यानी जिस दिन आप देश के बारे में ज़्यादा सोचने लगे, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप हो गया और राष्ट्रवाद हो गया। अब देखेंगे कि राष्ट्रवाद उदय हुआ कैसे। देखेंगे हम कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ा कैसे। राष्ट्रवाद बढ़ने का कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि आखिर इस देश में राष्ट्रवाद बढ़ा कैसे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है कि राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा। तो इधर आ जाइए, राष्ट्रवाद के उदय का कारण पहला हम पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण, यानी राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण है फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण कौन है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति बता दे ये कब हुआ था? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और इस क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यानी हम लोग क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, सब लोग समान रूप से रहे, और दूसरा सब लोग क्या रहे? मिलजुल कर रहे। तो इस क्रांति का 3 नारा दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789। तो राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, तो पहले फ्रांस में क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। और उसका राजा कौन था? तो बुर्बो वंश। वहाँ का वंश का नाम क्या था? बुर्बो वंश। और राजतंत्र था, वंश का नाम बुर्बो वंश। और उस वंश के तहत कौन सा राजा था? तो उसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां। बुर्बो वंश का राजा कौन था? लुई 16वां, जो फ्रांस में शासन कर रहा था। ठीक है, इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था लुई 14वां। आपको पता होगा कि लुई 14वां का ही नारा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही शासन है या कानून है। यानी लुई 16वां से भी ज़्यादा प्रतिक्रियावादी कौन था? लुई 14वां। लेकिन हम लोग को पढ़ना है लुई 16वां से। लुई 14वां पढ़ना है, हम लोग 9th क्लास में पढ़ना है। तो लुई 16वां के बारे में बात करें तो लुई 16वां एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था? निरंकुश और अयोग्य था। क्या था? अयोग्य और क्या था? निरंकुश, यानी बिना योग्यता का। निरंकुश मतलब इस पर किसी की अंकुश नहीं था, यानी जो मन में आए वो करता था, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। ठीक है, तो लुई 16वां कैसा था? अयोग्य था और निरंकुश था। ठीक है, दूसरा, इसको जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। यानी जनता भूखे मर रही है कि खा रही है, जनता की स्थिति कैसी है, कोई टेंशन इसको नहीं था। यानी जनता के सुख दुख की चिंता नहीं करता था। तो अब जनता सोचा कि राजा को जब हम लोग के सुख दुख की चिंता है ही नहीं, तो राजा रहने का फायदा ही क्या है। तब लोगों ने क्या किया कि लुई 16वां के प्रति क्या किया? क्रांति कर दिया। तो लुई 16वां के प्रति जब वहाँ की जनता ने क्रांति की, उसे ही कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। 1789 और फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति हो गई तो हुआ ये कि लुई 16वां को पकड़ करके 1793 में क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। 1793 में क्या दे दिया गया? फांसी। और साथ ही साथ इसकी पत्नी को भी फांसी दे दिया गया था। तो लुई 16वां का 1793 में क्या दे दिया गया? फांसी। अब हुआ का लुई 16वां तो मर गया, तो हुआ क्या कि वहाँ पर फ्रांस में राजतंत्र को हटा करके काला दिया गया? लोकतंत्र। फ्रांस में क्या किया गया? राजतंत्र को हटा दिया गया, काला दिया गया? लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। यानी आप राजा रहिए लेकिन संविधान के नियम अनुसार को काम करना पड़ेगा। तो लुई 16वां मर गया, राजतंत्र के स्थान कहा आ गया? लोकतंत्र। और वहाँ पर आया संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। अब हुआ ये कि फ्रांस में जब राजतंत्र हटा और लोकतंत्र आया, तो फ्रांस के आसपास के जितने भी देश थे
वो भी गुलाम थे। तो उन लोगों को लगा कि अगर फ्रांस की जनता क्रांति करके राजा को बर्खास्त कर सकती है, राजा को हटा सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी गुलाम हैं और क्या करेंगे, हम लोग राजा के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करके और राजा को हटाएंगे। तो हुआ ये कि इससे अन्य राजतांत्रिक देश यानी जहाँ पर राजा का शासन था, तो फ्रांस में क्रांति को देखते हुए और जो अन्य राजतांत्रिक देश थे वो भी क्या हो गए, प्रेरित, और प्रेरित होकर के क्या किए, तो फ्रांस में क्या किए, और क्या किए हो, राजा का विरोध किए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण। पहला क्या नहीं होगा कि वहाँ पर बुर्बो वंश था, उसका राजा कौन था, लुई सोलहवां। लुई सोलहवां निरंकुश था और अयोग्य था, जनता की चिंता नहीं करता था। जनता ने सोचा कि जब मेरी चिंता है ही नहीं, तुम राजा रह के क्या करोगे, जनता ने क्या कर दी, क्रांति, जनता ने क्रांति की। तो लुई सोलहवां को 1793 का किया गया, पकड़ के फांसी दे दी गई, जिसके कारण क्या हो गया, वहाँ पर से राजतंत्र हटा और लोकतंत्र आ गया। और कैसा लोकतंत्र आया, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण। ये पहला कारण था, अब पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण। तो राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण ये है, क्या हो जाएगा दूसरा कारण, तो दूसरा कारण है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय करने में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो दूसरा राष्ट्रवाद को बढ़ाने में नेपोलियन बोनापार्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसका योगदान बहुत ज़्यादा था। इसके पिता का नाम बात करते क्या हो जाएगा, कार्लो बोनापार्ट। ऑब्जेक्टिव में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या है, तो कार्लो बोनापार्ट। अब बात करें तो नेपोलियन ये क्या किया था, तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, जो नेपोलियन था वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को, यानी राजा के प्रति विरोध कीजिए, राजा अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपके सुख दुख की चिंता नहीं कर रहा है, देश आपका गर्त में जा रहा है, ऐसा काम यानी राष्ट्रवाद को बढ़ाने की भावना, यानी भावना को बढ़ाने का काम कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। ये कैसे बढ़ाया, तो क्या करता था कि जगह जगह जा करके करता था, ये सभा करता था, जगह जगह जा करके सभा करके लोगों को क्या करता था, प्रेरित, और कहता था कि आपका जो राजा है सही काम नहीं कर रहा है, आप राजा का विरोध कीजिए। ठीक है, अब लोग इससे हुए प्रेरित और राष्ट्रवाद पनपने लगा और लोगों ने राजतंत्र का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जो राजतांत्रिक देश थी उनको क्या हो गई, दिक्कत। अब दिक्कत ये हुई तो हुआ क्या, एक इसी बीच क्या किया गया कि जर्मनी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया, तो क्या बोलेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ पर किए थे, तो जर्मनी में। अब हुआ क्या, इसने नेपोलियन ने एक लाया था नेपोलियन कोड। कब लाया था, 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने एक लाया था नेपोलियन कोड, जिसका नाम था, कब आया था, 1804 में। ठीक है, और यूरोप में माप तौल की प्रणाली कौन लाया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट के इस काम से जो राजतांत्रिक देश थी उनको दिक्कत होने लगी दिक्कत। अब हुआ क्या, तो एक था इटली, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड, चौथा ऑस्ट्रिया। इन देशों को नेपोलियन से दिक्कत होने लगी क्योंकि सारे राजतांत्रिक देश थे और किसी न किसी छोटे देशों पर कब्जा किए थे। ठीक है, इससे किसको झगड़ा हुआ, नेपोलियन का। तो नेपोलियन का झगड़ा हुआ, उसे कहते हैं वाटरलू का युद्ध। क्या कहते हैं, वाटरलू का युद्ध, इसे कहते हैं वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन क्या हो गया, हार गया। नेपोलियन जो वाटरलू के युद्ध में हार गया तो नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया, तो सेंट हेलिना द्वीप पर, नेपोलियन को सेंट हेलिना द्वीप पर भेज दिया गया। और वहीं पर उसकी क्या हो गई, 1821 में नेपोलियन क्या हो गई, मृत्यु। ठीक है, अब आगे बात करें कि नेपोलियन युग कब से कब तक था, तो नेपोलियन युग था 1799 से 1814। कब से था, 1799 से 1814, इसे कहते हैं नेपोलियन युग। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नेपोलियन युग कब से कब तक था, तो क्या बोलेंगे, 1814 से 1799 से 1814। इसका मतलब ये नहीं कि नेपोलियन का जन्म 99 में हुआ और मर गया 14 में, नहीं। ये राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने का काम कब से किया था, तो 1799 से
1814 तक। 1814 में ये हुआ कि क्या हो गया, नेपोलियन का पतन। तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ, 1814 में। शुरुआत कब से हुआ था, 1799 से। तो बोलते हैं नेपोलियन युग कब से कब तक, तो 1799 से 1814 तक नेपोलियन युग है। अब नेपोलियन का पतन हुआ, तो जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ तो राजतांत्रिक देश से क्या होने लगी, उभरने लगी। जिससे हुआ ये कि जो ये राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया था, इसके मरने के बाद राष्ट्रवाद की भावना क्या होने लगी, दबने लगी। या कहें तो इसके पतन के बाद राष्ट्रवाद की भावना दबने लगी। अब जब राष्ट्रवाद की भावना दबने लगी तो अन्य देश उभरना शुरू किए। तो देखिए राष्ट्रवादी भावना क्या होने लगी, कम होने लगी। अब जब कम होने लगी तो राजतांत्रिक देश ऊपर उठेंगे। इसी बीच जो नेपोलियन था वो इटली में, एक छूट गया पॉइंट कि इटली में नेपोलियन ने 2 संघ का स्थापना किया था। पहला सिसलेपाइन संघ और दूसरा ट्रांसपेडियन संघ। पहला सिसलेपाइन संघ और दूसरा ट्रांसपेडियन संघ। यानी कहेगा इटली में नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन से 2 संघ का स्थापना किया, तो पहला हो जाएगा सिसलेपाइन संघ और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेडियन संघ। ठीक है, तो यही 2 कारण था राष्ट्रवाद के उदय का। पहला था फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा था नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसका और पार्ट आते रहेगा। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट क्या है, 1 है और पार्ट 2 इसका आने वाला है। धन्यवाद।